एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी स्टूडेंट्स। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोगों का फोर्थ चैप्टर जो कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे था। काफी बड़ा चैप्टर नहीं था, काफी छोटा ही था। हम लोगों का फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर्स में। और आज से हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इनसाइड द एटम, जो कि आप लोगों के बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स नहीं, किसकी ब्रांच का है, किसके पोर्शन का है, केमिस्ट्री के पोर्शन का चैप्टर है, इनसाइड द एटम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का। देखिए, इनसाइड द एटम आप लोगों ने 7th में, 6th में, 7th में एटम सुना होगा। ऑब्वियसली बात है, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही एटम से होती है, तो एटम तो ऑब्वियसली सुना ही होगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यही बोला जाता है ना, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि हमारे पास जितने भी मैटर प्रेजेंट है, मैटर मतलब द थिंग्स, ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस, ये हमारे सब मैटर में आ जाती है, राइट। अब इस मैटर में देखिए, मैटर क्या है, जितनी भी चीजें, ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ओके, ऑब्वियसली नॉन लिविंग है, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट किसी ना किसी पार्टिकल से तो मिलके बने होंगे। जैसे हम लोग की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई लिविंग बॉडी है, कोई लिविंग बॉडी है, तो वो लिविंग बॉडी ऑब्वियसली बात है कोई स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल। सेल ग्रुपिंग करते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू ग्रुपिंग करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी तैयार हो जाती है। तो सेम एज इट इज हमारे पास जो आसपास जितनी भी मैटर प्रेजेंट है नॉन लिविंग थिंग्स में, ये भी कहीं ना कहीं हमारे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। यही पढ़ा है आप लोगों ने 6th में भी, 7th में भी, 8th में तो फिर डीपली पढ़ने ही वाले हो, 9th में और अच्छे आ जाएगा। तो दैट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल मैटर प्रेजेंट अराउंड अस, इट इज एटम। लेकिन एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एटम के अंदर का। अभी तक आप लोग सिर्फ एटम पढ़े हो कि मैटर में हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलके बना हुआ है। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैसियस फॉर्म में, राइट, होता है। लेकिन एक्चुअली में एटम भले ही हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन स्टिल उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, किस टेम्परेचर में कैसे रहता है, क्या करता है, कैसे बनाता है, कैसे ग्रुपिंग होती है, तब मैटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीजें एटम के अंदर प्रेजेंट हैं। और एक्चुअली में हम इस चैप्टर में एटम के अंदर की चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। यहाँ पर आपने एक वर्ड शायद सुना हो या ना सुना हो, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री क्या है? एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया, अभी समझ में आ जाएगा एक्सेप्शन क्यों है। हमने ये तो पढ़ लिया एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर अभी पता है अभी क्या है, साइंटिस्ट और उनकी रिसर्च स्टॉप नहीं हुई ना। पता नहीं हर साल नई रिसर्च, नई साइंटिस्ट आते हैं, नई रिसर्च लेके आते हैं, अपनी अलग थ्योरी बता देते हैं। तो पहले भी ऐसे ही हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट है अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी लेके आए और उन्होंने कह दिया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ही नहीं। अभी आप क्या पढ़े थे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। भाई, तो यहाँ पर जितने साइंटिस्ट आते हैं अपनी अलग अलग रिसर्च लेके आते हैं और अपना अलग अलग थ्योरी बता देते हैं। तो एक्चुअली हम यही थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या रिसर्च करी और एटम को स्मॉलेस्ट माना कि नहीं माना, कि उसके अंदर भी और कुछ है या नहीं है। तो यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। जो मैटर है मॉलिक्यूल से बना होता है और मॉलिक्यूल्स हमारे किससे बने होते हैं? एटम से। इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो हम कह सकते हैं कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम होती है। An atom is the smallest particle of an element which retain its chemical identity in all the physical and chemical changes. तो एक एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट समझ रहे हो? सपोज दिस वन, ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है ना, ये एलिमेंट है। प्लास्टिक इज अ एलिमेंट, लेकिन ये प्लास्टिक बनी किससे है? वो एटम से बनी है। जो प्लास्टिक बनी हुई है वो एटम से बनी है, लेकिन ये है एक एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पर जो एटम है, कोई भी एलिमेंट की फॉर्मेशन करेगा, ऑब्वियसली बात है, ग्रुप बनाएगा, एलिमेंट की फॉर्मेशन करेगा,
तो उसमें उसी की तरीके की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी वो अपने क्या कर लेता है, बिहेवियर में ले आता है। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर मॉलिक्यूल्स। देखिए ज्यादा सब्सटेंसेस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्यू सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन मेटल। और यहाँ पर जितने भी फ्यू सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज्यादातर एक ही एटम की प्रेजेंस होती है, ज्यादा नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय अ केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब आप कहोगे मैम मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इसे बायोलॉजी से कनेक्ट ना कर लें, जैसे सेल, सेल जब कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। और जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। यही पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। अब केमिस्ट्री में ले आओ, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन हुए क्या बना? मॉलिक्यूल्स। क्या बना यहाँ पर? मॉलिक्यूल। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो किसकी फॉर्मेशन हुई? किसी एलिमेंट की फॉर्मेशन। इसे ना बायोलॉजी से कनेक्ट कर लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। अब समझ में आया? व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट व्हेन वी कंबाइन मोर देन आई मीन बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। जब मॉलिक्यूल्स को बहुत सारे कंबाइन कर दिया जाएगा, एलिमेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड फ्रॉम दिस अंडरस्टैंड वी से अंडरस्टैंड दैट smallest particle of an element taking part in a chemical combination is an atom। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, एलिमेंट सपोज मैंने प्लास्टिक ले ली, चलो ठीक है मैंने प्लास्टिक ले ली, प्लास्टिक हुआ, टिन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये दीज ऑल आर एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कोई भी एलिमेंट लिया और मैंने इनकी रिएक्शन कराई किसी और के साथ, रिएक्शन करवाते हैं, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर मैंने किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन कराई किसी भी चीज के साथ, तो हम इनडायरेक्टली क्या कहेंगे? भाई उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? वो एटम कर रहे हैं जिससे एलिमेंट बना है, यही तो हम कहेंगे। अब एक बात बताओ, तुम्हारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैंने कहा कि तुम्हारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी रिएक्शन कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? कि बॉडी के अंदर सेल में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं होती, बॉडी एक्चुअली में जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में वो सेल के अंदर होती है। तो यहाँ पर भी तो यही है, एलिमेंट इज अ बॉडी, एक एलिमेंट का एक बॉडी है। अब कोई एलिमेंट के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है या उस एलिमेंट का रिएक्शन हम किसी से करवा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम का रिएक्शन हो रहा है उसका, न कि पूरे एलिमेंट का। गॉट इट? और ये जो कॉन्सेप्ट है ना एटम का, ये आज से 2500 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये कि केमिस्ट्री पूरा एटम से ही स्टार्ट होती है, एटम पे ही खत्म होती है, तो वो हमें पढ़ना पड़ता है। और ये हम लोग कभी भूल ही नहीं सकते। एंड इन द मॉडर्न टाइम साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड स्टार्टेड विद द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक्चुअली में हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं कि यहाँ पर एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा करता है, और ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में ऑब्वियसली बात है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए अपनी अपनी थ्योरीज दी, उसी से सारा निकल के आया। और सबसे पहले ये जो एटम का स्टार्टिंग होती है वो होती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल फंक्शन के बारे में। जब से जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया था वो थे हमारे डाल्टन। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था, और डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी एटम के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फंक्शन के बारे में, और उस थ्योरी का नाम रख दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और सबसे पहले जो हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे एटम के बारे में पढ़ने की, वो इस थ्योरी से ही करेंगे, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर डू यू नो में 2 पॉइंट है, उसे कर लेते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बना 6th सेंचुरी में इंडियन फिलोसोफर थे कन्नड़। उन्होंने क्या बोला था? देयर इज अ लिमिट टू डिवाइड मैटर इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। उन्होंने कहा था कि किसी भी मैटर को डिवाइड करने की लिमिट होती है, राइट? भाई एक वो ले लो, मैं कुछ भी वुड ले लो, आप उसको मतलब तोड़ो, डिवाइड करो, एक समय ऐसा आएगा आप उसी से कितना भी कूदते रहो, कितना भी मारते रहो, कुछ भी करो, वो डिवाइड नहीं होगा।
छोटे छोटे से चूना सा बन जाएगा, राइट? बनेगा कि नहीं बनेगा? वो हमारे लिए तो चूना बन गया, लेकिन स्टिल वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल में है अभी, लेकिन वो नहीं डिवाइड होगा। एक लिमिट हो जाएगी ना कि अब इससे ज्यादा वो डिवाइड नहीं हो सकता। एक लिमिट आएगी कि नहीं आएगी कि इस पॉइंट के बाद हम इस मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते। The indivisible particles that constitute matter named by कन्नड़ मुनि as परमाणु। और उसी इंडिविजिबल पार्टिकल को, यानी कि मैंने एक वुड ली, उसको ऐसे मैं मारती चली गई, इसे ठोकते चली गई, एकदम चूरा सा बनाती, एकदम चूरा सा। एक समय ऐसा आया कि वो उससे ज्यादा चूरा नहीं बन सकता था ना उस वुड का। वो पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल, क्योंकि वो उससे ज्यादा और चूरे की फॉर्म में डिविजिबल नहीं हो सकते। और उन्हीं इंडिविजुअल पार्टिकल को कन्नड़ मुनि ने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एंड ही ऑल्सो स्टेटेड परमाणु इज इंडिस्ट्रक्टिबल। और उन्होंने ये बात भी कही कि परमाणु क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि और उसको नहीं तोड़ा जा सकता, राइट? उसके बाद हमारे थे ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस 5th सेंचुरी में। उन्होंने क्या कहा था? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड दीज कैन नॉट बी डिवाइड। जो मैटर है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया था एटम। और एटम की जो ग्रीक लैंग्वेज में जो मतलब होता है ना, एटोमस, द वन विच कैन नॉट बी कट। ग्रीक लैंग्वेज में एटम को एटोमस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पर जिस चीज को और बिल्कुल भी काटा ना जा सके या तोड़ा ना जा सके। एटम हम लोग बोलते हैं अपने सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में, लेकिन अगर ग्रीक लैंग्वेज में बात करें तो ग्रीक भाई ऑब्वियसली आते हैं, ग्रीक फ्रेंच अलग अलग होती है। ग्रीक लैंग्वेज में एटम को एटोमस कहा जाता है, दैट मीन द वन विच कैन नॉट बी डिविजिबल और कट। तो पॉइंट है यहाँ पे ना, इनके साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं कि इन्होंने क्या नाम दिया, किस सेंचुरी में दिया और इसका मीनिंग क्या है। अब हम लोग अपने आ जाते हैं सबसे पहली थ्योरी, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, पहली बात तो ये जो फिलोसफर आए थे ना कन्नड़ और डेमोक्रेटिस, इन्होंने उनकी चुराई हुई है। अब आप कहोगे मैम क्या बोल रहे हो? हाँ सही बात है, जो है वो है। चुराई हुई से मतलब है कि देखो कोई भी अपनी थ्योरी पब्लिश कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है, ये चीज ध्यान रखना। साइंस इज बेस्ड ऑन प्रूफ। बिना प्रूफ का साइंस में कोई महत्व नहीं है। साइंस भूतों को क्यों नहीं मानती? उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसको कोई प्रूफ ही नहीं मिला। वरना अगर प्रूफ मिला होता, दिखाई देते एक्चुअली में, तो साइंस मानती है उसको। साइंस क्यों नहीं मानती है? बिकॉज क्योंकि इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। इसीलिए साइंस एकदम प्रूफ पे डिपेंड होती है। तो डाल्टन जो हमारे, पूरा नाम था इनका जॉन डाल्टन, ये अपनी जो थ्योरी लेके आए थे, अपनी थ्योरी लाने से पहले इन्होंने जो डेमोक्रेटिस और कन्नड़ थे ना, इनकी थ्योरी पढ़ी थी पूरी, इनकी रिसर्च पूरी सारी छानबीन सब कर डाला था। फिर उन्होंने सोचा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, अब मैं अपनी थ्योरी लेके आता हूँ। मतलब ऐसी बात नहीं इन्होंने रिसर्च नहीं करी, इन्होंने रिसर्च करी, अपनी थ्योरी तभी लेके आए हैं। रिसर्च इनकी विद प्रूफ थी, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोग प्रूफ कर चुके थे। अब जो 2 लोग प्रूफ कर चुके तो तीसरी बार में तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी। दैट्स अ पॉइंट। ओके, British scientist John Dalton put forth in 1803 AD and his celebrated atomic theory, बहुत जानी मानी थ्योरी है भाई एटॉमिक थ्योरी। क्या कहा था इन्होंने अपनी थ्योरी में? That matter is made up of atoms and atoms are indivisible and indestructible। दोनों वर्ड यूज कर लिए ना, उसके डेमोक्रेटिस का भी कर लिया और कन्नड़ का भी कर लिया, इंडिविजिबल भी कर लिया, इंडिस्ट्रक्टिबल भी कर दिया, दोनों वर्ड कर लिया ना। तो चुराई हुई है ना। मैंने क्या कहा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, दैट इज एटम्स, जो कि इंडिविजिबल होते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ना तो उनको डिवाइड किया जा सकता है, ना ही उनको डिस्ट्रक्ट किया जाता है। डिस्ट्रक्ट मतलब उनको तोड़ा फोड़ा जा सकता है, बिल्कुल। एंड ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक while different elements have different atom with different mass। बोला इन्होंने कि यहाँ पर that all atoms of an element are alike। alike मतलब समझते हो? सेम। दैट मीन उन्होंने बोला कि अगर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर सपोज करो मैं समझाती हूँ, मैंने गोल्ड एलिमेंट ले लिया, ठीक है, मैंने एक ले लिया सिल्वर, 3 एलिमेंट लेके मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, और एक ले लिया मैंने टिन, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लिए, गोल्ड सिल्वर टिन। उन्होंने कहा कि गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है भाई गोल्ड एलिमेंट ही है।
अब इस गोल्ड एलिमेंट, एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से ही मिलके बना होता है ऑब्वियसली, राइट। उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट तो इनडायरेक्टली बात करो तो एटम ही होती है। तो गोल्ड जो एलिमेंट बना होगा और इसके अंदर जितने भी एटम की प्रेजेंस होगी उस सारे के सारे एटम्स कैसे होंगे? सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। सेम नंबरिंग के होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के हैं। यही सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी, सिल्वर एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में भी जो एटम्स की प्रेजेंट होगी, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, वो कैसी होगी? सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? राइट। तो यहाँ पर एक और चीज, टिन। अब टिन भी एक अलग एलिमेंट है। अब टिन के अंदर इस एलिमेंट में भी जो एटम्स की प्रेजेंस होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम शेप, सेम साइज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम होगा, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन जो, अगर हम लोग बात करें अब गोल्ड और सिल्वर के बीच की, तो इनके गोल्ड के एटम और सिल्वर के एटम्स, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंस होगा। अब ये सेम नहीं होंगे क्योंकि भाई वो गोल्ड के एलिमेंट के एटम्स थे, ये सिल्वर एलिमेंट के एटम्स है। यही बात करें टिन और सिल्वर या गोल्ड की बात में, तो टिन के जो एटम्स होंगे वो सिल्वर और गोल्ड से बिल्कुल डिफर होंगे क्योंकि टिन एक अपना अलग एलिमेंट है। तो यही तो बोला गया है कि अगर एक एलिमेंट में एटम प्रेजेंट है तो वो सब एटम से एक दूसरे से बिल्कुल सेम होंगे, शेप में, साइज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, सब कुछ। लेकिन यही हम एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार पांच एलिमेंट ले लें तो हर एक एलिमेंट में जो एटम होंगे वो फिर डिफर हो जाएंगे। फर्स्ट वाले के एटम दूसरे से डिफर होंगे, दूसरे वाले के तीसरे से डिफर होंगे, तीसरे वाले के चौथे के फर्स्ट से डिफरेंट होंगे। अलग शेप होगा, अलग से साइज होगा, डिफरेंट मास होगा, वेट उसका, ठीक है, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्या होगा यहाँ पर? डिफरेंट होगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, डाल्टन एटॉमिक मॉडल दिया था उन लोगों ने। उन्होंने, देखो आपने एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे उन्होंने जो डाल्टन एटॉमिक मॉडल दिया है राउंड शेप में है, बिल्कुल एकदम राउंड दिख रहा है नहीं। इन्होंने इसको बोला बूंदी का लड्डू। हाँ, बूंदी का लड्डू याद आ रहा है साइंटिस्ट को, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने बोला अब बूंदी लड्डू इज फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि जो एटम है ना अंदर से एकदम कैसा होता है? बूंदी के लड्डू जैसा, गोल गोल एकदम। And it is formed by striking smaller particles to the of the बूंदीज to each other। जैसे बूंदी होती है, बूंदी का लड्डू होता है ना, तो बूंदी का लड्डू कैसे बनता है? बहुत सारी बूंदी को ऐसे ऐसे करके मसल के बनाते हैं ना एकदम, बहुत सारी बूंदी को ऐसे चिपका देते हैं, गोल गोल फॉर्म दे देते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो एटम है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके अंदर बहुत छोटी 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 सी बूंदी बूंदी सी है और उनको ऐसे क्या है, ऐसे बना दिया है। ठीक है। However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure। लेकिन उन्होंने फिर एक बात भी बोली कि जो एक सॉलिड बॉल होती है ना, सॉलिड बॉल देखी है ना, होती है, उसके अंदर तो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ भी नहीं। काटो तो अंदर से सॉलिड, इधर से काटो तो सॉलिड, इधर से काटो तो सॉलिड। So atom described by Dalton turns out to be solid sphere with no external structure। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है ना वो भी क्या है? अंदर से एकदम हार्ड है, सॉलिड स्फीयर है, इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने ये बोल दिया, राइट। बूंदी है, बूंदी का लड्डू, बाहर से ऐसे तोड़ लो तो भी वैसा ही दिखेगा, ऐसे बीच में से करो तो भी ये दिखेगा, कहीं से भी तोड़ो उसको दिखेगा तो सेम ही ना। क्या उसके अंदर कुछ अलग सा दिखेगा? मुझे तो नहीं दिखता भाई, नहीं दिखता ना। उन्होंने यही तो कहा कि एटम क्या है? इज लाइक अ बूंदी का लड्डू। ऐसे कहीं से भी तोड़ लो, यहाँ से लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से तोड़ लो, इसका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज अ हार्ड एंड सॉलिड स्फीयर। And according to Dalton's atomic theory, the mass is distributed uniformly in an atom। एटम का भी कुछ तो मास होगा, वही होता है, किसी का मास होता है, एटम का भी होगा। तो एटम का जो मास है, जैसे पूरा बूंदी का लड्डू है ना, तो ऐसा नहीं है कि सारा एक साइड है, लेफ्ट है, राइट है ना, पूरे बूंदी के लड्डू में एटम में पूरा फैला रहता है। And the scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particle inside atom have a mass of 1800 times less than a hydrogen atom। उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट J.J. थॉमसन। ये साइंटिस्ट पे साइंटिस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में होते ही साइंटिस्ट अपनी थ्योरी लेके आ जाते हैं, बच्चों को पकाते हैं। उसके बाद आए हमारे J.J. थॉमसन, उन्होंने
जो हमारे डाल्टन थे उनको कर दिया रॉन्ग प्रूफ। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी थ्योरी गलत है, थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पीछे है ना अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फाइंड आउट नहीं कर पाए ना। मैं ये नहीं कह रही उनकी थ्योरी गलत है, उनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं फाइंड आउट कर पाए। तो उनके बाद आए जे थॉमसन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनका मास ना हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन उनसे 1800 टाइम कम होता है, 1800 टाइम्स कम होता है, यानी कि सोचो कितने हल्के होते हैं। और उनको उनको नाम दे दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे करके लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए ना इलेक्ट्रॉन की थ्योरी किसने दी, आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने फाउंड आउट किया, जे थॉमसन ने किया। और क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वेट समझ लो एक तरीके से मास, वो हाइड्रोजन से 1800 टाइम कम होता है, लेस, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। सोच लो कम से कम कितना कम हो गया, ना के बराबर एकदम। एंड कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, and obviously the molecules of substances and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral। और इसके अलावा जो कॉमन सब्सटेंसेस एटम में प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब उन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। यानी उन्होंने कहा कि एटम्स में क्या है, एक तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अलावा इसमें जो भी अदर सब्सटेंसेस होंगी वो होते हैं न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जब कभी भी बहुत सारे एटम्स मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स की, तो वो भी कैसा होता, मॉलिक्यूल्स की भी कैसे होते हैं, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एंड थॉमसन ओवरकेम दिस डिफिकल्ट बाय पुटिंग फॉर द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चीज को प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी के अदर सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं, उन्होंने वो कौन सा मॉडल लेके आए, वो लेके आए प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आप लोगों को सारे याद रखने हैं भाई। अगर ये क्या बोलते हैं इनके, अगर आप एटॉमिक मॉडल रिसर्च थ्योरीज भूल गए ना तो नंबर बहुत कटते हैं, और ये आप लोगों की 12th तक जाते हैं। ये तो अभी आप सिंपल सिंपल पढ़ रहे हो, ये साइंटिस्ट आए इन्होंने ये बोल दिया इसकी फॉर्मेशन कर दी, ये साइंटिस्ट आया ये बोल दिया इसकी फॉर्मेशन कर दी, लेकिन इसके डिटेल के बारे में और ज्यादा आप लोग 10th 11th 12th यहाँ पर। उसके बाद आए हमारे थॉमसन, जिन्होंने दिया प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। याद हो गया, थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग जानते हो ना, पुडिंग होती है, पुडिंग ऐसे केक टाइप होती है, फिर उसमें ऐसे ऐसे बीच में कुछ स्ट्रॉबेरीज वगैरह वगैरह कुछ फ्रूट ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, पुडिंग होती है ना, उसी से कंपेयर किया थॉमसन ने एटम को। किससे कंपेयर किया, पुडिंग से कंपेयर किया। प्लम पुडिंग होती है, खाई भी होगी, नहीं खाई तो कोई बात नहीं भैया, आप टीवी में देखी होगी, कार्टून्स वगैरह में आती है। The plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structure। सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट मॉडल। अब आप कहोगे मैम फिर वो डाल्टन क्या था, उन्होंने सिर्फ एटम के बारे में बताया था, ध्यान रखना, जो हमारे अभी डाल्टन थे उन्होंने सिर्फ एटम के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा, एटम के अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो क्लियरली मना कर गए कि एटम के अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन एटम के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स अदर सब्सटेंसेस जो कि न्यूट्रल होते हैं, उनके बारे में थॉमसन ने बताया। ये थॉमसन का ये जो मॉडल है ना, ये जो पूरा वो है, ये बोला जाता है फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि इन्होंने 1904 में दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इन इट। इस मॉडल में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हमारा एटम है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ इस पूरे एटम के पास बिखरे रहते हैं, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, ये बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, और ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से यहाँ ऐसे बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं कहीं भी।
ठीक, ऐसे बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर होता क्या, एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, सपोज करो यहाँ पर मैंने ले लिए 5 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो 5 ही नेगेटिव होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। अगर 5 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 5 ही नेगेटिव चार्ज होंगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। और आपने मैथ्स में क्या पढ़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से मिल जाते हैं और कैंसिल आउट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते, मैथ्स में पढ़ा है ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 5 पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव थे, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया और इनके ऊपर जो चार्ज है एटम के ऊपर वो गया 0, कैंसिल कर दिया ना। 5 पॉजिटिव ने 5 नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन करके चार्ज क्या कर दिया, 0 कर दिया। दैट्स व्हाई हम लोगों का जो एटम्स है ना वो न्यूट्रल होता है, राइट। अभी हम लोगों ने करंट और इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है, यही तो पढ़ के आए हो आप लोग अभी चैप्टर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा कि किसी वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स आयंस फ्लो करते हैं तो वहां पर करंट प्रोड्यूस्ड होता है, राइट। लेकिन हम लोगों को ऐसे करंट नहीं लगता, जैसे मैं ये पकड़ लिया, टेबल पकड़ लिया, नहीं लगा, पेन पकड़ रही हूँ, नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, ये भी तो एटम है, एटम के अंदर जो चार्ज होता है भाई, और जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट लगना चाहिए, लेकिन स्टिल मुझे नहीं लग रहा। व्हाई? बिकॉज इस मैटर में बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, और इन एटम्स में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे और इनके अंदर एक भी एक्स्ट्रा जो चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था। अब एक चीज देख रहे हो, मैंने जब ये बनाया कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो ये किसकी तरह लग रहा है, ये लग रहा है प्लम पुडिंग की तरह। पुडिंग खाता है ना, कुछ स्ट्रॉबेरीज और ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने इसको नाम दे दिया, दैट्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। अब आया समझ में कि उन्होंने नाम दिया। चलिए, डू यू नो है तो पढ़ते हैं। प्लम पुडिंग और प्लम केक इज अ स्वीट डिश प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस। क्रिसमस पे एक स्वीट डिश बनाई जाती है। And in old time, this dish was made in Western countries by adding pieces of dried fruit called plum. पहले के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज में बनाई जाती थी। जब ये बनाते थे ना तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालते थे जिसको बोलते थे प्लम। एंड these days रेजिन्स और डेट्स आ रही हो। आज के समय में तो जो रेजिन्स और जो डेट्स वगैरह होते हैं ना, खजूर, उनको ही डालते हैं ऊपर ऊपर ऐसे, मतलब जो भी है कुछ भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, होता तो वो कुछ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसे लगता है ना। सो दैट्स इतना आया समझ में आप लोगों को। उसके बाद फिर हम लोगों के आए यहाँ पर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911 में आया। भाई आप लोगों को ये थ्योरी पढ़नी है। इन थ्योरी के अलावा हमारी केमिस्ट्री में कुछ है भी नहीं भाई, क्या कह सकते हैं। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो थ्योरी है ना रदरफोर्ड की, ये थोड़ी सी लेंथी है। जैसे हम लोगों की थॉमसन की थी, प्लम पुडिंग था, और हम लोग की डाल्टन की थी, ये थोड़ी सी शॉर्ट थी, वो तो हमने पढ़ी ली। रदरफोर्ड की थोड़ी सी बड़ी है बेटा। तो रदरफोर्ड की आप लोग की बहुत लेंथी जाएगी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि अभी करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज। वो उसकी थ्योरी, उनकी थ्योरी, इनकी थ्योरी, तो दैट्स नॉट माय पॉइंट, वो हम नहीं चाहते हैं। तो इसकी थ्योरी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। बाकी का रिविजन करिए, रिविजन इज मस्ट। ओके, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थ्योरी को स्टार्ट करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।